हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डायलॉग। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट 2, यानी कि पार्ट सेकेंड है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का। 500 MCQs कंटिन्यू है। सो कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड इन सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ओके, कौन सा नहीं है? देखिए, ये सेक्शन जो 4 है ये बात करता है कम्युनिकेशन, चाहे तो प्रपोजल, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन का। ओके, तो ये तो सेक्शन 4 के अंदर आता है, पर ये जो रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स है एंड एक्सेप्टेंस है वो इसके अंदर नहीं आता है। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल पता है, मान लिया जाए ए ने बी को प्रपोजल भेजा है, तो बी के नॉलेज में अगर वो चीज़ आ गया तो ये प्रपोजल मान लिया जाएगा, और बी ने उसका जो प्रपोजल का जो एक्सेप्टेंस है वो ए को भेजेगा, यानी कि वो अपना एक्सेप्टेंस भेजेगा ए को, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ए के नॉलेज में आएगा, तब वो मान लिया जाएगा कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। और कम्युनिकेशन और रिवोकेशन कब माना जाएगा? मान लिया जाए इसको अगर वो रिवोक करना चाहता है तो बी ने वाया टेलीग्राम अगर भेजा, तो वो टेलीग्राम ए के पास डिस्पैच जैसे ही हुआ, डिस्पैच होकर ए के नॉलेज में आ गया, तो ये बी के अगेंस्ट क्या माना जाएगा? ये कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन माना जाएगा। ये क्लियर है कि सेक्शन 4 में कम्युनिकेशन की बात किया है, लेकिन रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स एंड एक्सेप्टेंस इसके अंदर बात नहीं किया गया है। ओके, सो समझ में आ गया। कम टू नेक्स्ट वन, वेयर बोथ पार्टीज आर अंडर कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन बोथ पार्टीज आर अंडर कॉन्ट्रैक्ट, ओके, और वेयर बोथ द पार्टीज आर अंडर कॉन्ट्रैक्ट, मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट द एग्रीमेंट विल बी इन्फोर्सेबल, वाइडेबल, नॉट वाइड और वाइड। जहाँ पे अगर कोई पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट में है, देन द लाइक अ मैटर ऑफ फैक्ट द एग्रीमेंट विल बी इन्फोर्सेबल, वाइडेबल, नॉट वाइड, वाइड। क्या हो जाएगा? अभी जैसे कि इसका आंसर होगा वाइड हो जाएगा, क्योंकि अभी सेक्शन 14 अगर बात किया जाए, मिस्टेक क्या है? व्हेन वी सी सेक्शन 14 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सो वहां पे क्या बताया गया है? कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, जैसे कोअर्जन बताया गया है, अनड्यू इन्फ्लुएंस बताया गया है, फ्रॉड बताया गया है, मिस रिप्रेजेंटेशन बताया गया। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। मिस्टेक भी है उसमें, जो कि मिस्टेक सेक्शन 20, 21 और 22 में इसके बारे में बात किया गया है। सो चाहे तो कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन, या फिर यहाँ पे मिस्टेक की बात करा तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो, एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वाइड हो जाएगा। ओके, अब वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और वाइडेबल एग्रीमेंट के बारे में पता ही है कि वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज अवॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टीज देयर टू, बट अ वाइड एग्रीमेंट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाई एनी वन ऑफ द पार्टीज देयर टू। तो ये पता है। कम टू नेक्स्ट वन, व्हेन गुड्स आर डिस्प्लेड इन अ शो विंडो बियरिंग प्राइस टैग्स, इट इंडिकेट्स व्हाट? ये इन्विटेशन टू ऑफर हो गया। क्या हो गया? ये इन्विटेशन टू ऑफर हो गया। इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है? लाइक इन्विटेशन टू ऑफर इज देयर इज अ नो स्पेसिफिक पार्टी हैज़ द इंटेंशन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई स्पेसिफिक पार्टी यहाँ पे नहीं होता कि ए और बी पार्टी है, कोई यहाँ पे पार्टी नहीं होता। इन्विटेशन टू ट्रीट भी इसको कहते हैं। जो बेस्ट ऑफर देगा उसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा। मान लिया सेलर है, कोई सेलर कोई चीज़ को सेल कर रहा है, तो कोई भी बायर आ सकता है, बायर XYZ, वो बहुत सारा बायर है। अगर कोई बायर भी उसके साथ आया तो वो एक तरीके से मान लिया जाएगा कि इन्विटेशन टू ऑफर, इसमें कोई पार्टी, स्पेसिफिक पार्टी नहीं होता। हाँ, लेकिन जो बेस्ट ऑफर देगा उसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सो कार्लिल वर्सेस कार्बोली का स्मॉल बॉल कंपनी वाला जो केस पढ़ा होगा आपने, वो देख लीजिएगा। इसमें Which of the following statements about a valid acceptance of an offer is not correct? Which of the following statements about the valid acceptance of an offer is not correct? कौन सा नहीं करेक्ट है अकॉर्डिंग टू वैलिड एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर? एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट, अनक्वालिफाइड, एक्सेप्टेंस शुड बी प्रिस्क्राइब मैनर, एक्सेप्टेंस शुड बी मेड while the offer is subsisting, acceptance should be in all cases be in writing। क्या हो जाएगा 34 का? बताइए। इसका हो जाएगा acceptance should in all cases be in writing। तो यहाँ पे करा स्टेटमेंट अबाउट द वैलिड एक्सेप्टेंस क्या होगा? ऑफर इज नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है। ये सारे करेक्ट है रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस, वैलिड एक्सेप्टेंस। ओके, सो एक्सेप्टेंस यहाँ पे ऑल राइट। ये वाला जो है डी, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कम टू नेक्स्ट। एक्स मेक्स अ प्रपोजल टू वाई, X makes a proposal to Y which Y accepts। Y ने उसको एक्सेप्ट कर लिया थ्रू पोस्ट। ओके, प्रपोजल आया, Y ने थ्रू पोस्ट X को दे दिया कि हाँ इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, ये X के नॉलेज में आ गया। बट बिफोर द एक्सेप्टेंस कम्स टू द नॉलेज ऑफ, देखिए यहाँ पे नॉलेज में अभी नहीं आया है। एक्स ने वाई को प्रपोजल दिया, वाई के नॉलेज में आ गया, वाई ने एक्सेप्टेंस लेटर अपना यानी कि डिस्पैच हो चुका है। बट बिफोर द एक्सेप्टेंस कम टू द नॉलेज ऑफ एक्स, एक्स के नॉलेज में आने से पहले वाई ने रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का लेटर भेज दिया।
टेलीग्राम, वाया टेलीग्राम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवोकेशन करेक्ट है इसमें से बताइए यहाँ पे। सो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा, व्हेन टेलीग्राम रिसीव्ड बाय एक्स, जब वो जो रिवोकेशन ऑफ जो रिवोकेशन है हीज एक्सेप्टेंस और जो है उसको एक्स के नॉलेज में जब तक नहीं आएगा तब तक वो माना नहीं जाएगा। तो देखिए नॉलेज बहुत ज़रूरी है, चाहे तो प्रपोजल का नॉलेज है हो या फिर एक्सेप्टेंस का नॉलेज हो या फिर रिवोकेशन का नॉलेज हो, तो सामने वाले के नॉलेज में आना चाहिए, पार्टी के नॉलेज में कि हाँ इसने इसको रिवोक किया है, इसने इसको एक्सेप्ट किया है। ओके, कम टू नेक्स्ट वन। What will be the effect of mistakes as to law in force in India on the agreement? Okay, what will be the effect of mistake as to law in force in India on agreement? क्या हो जाएगा बताइए इसमें। So इसका हो जाएगा not voidable, not voidable. Come to next one. Which of the following statement is correct? कौन सा correct है इसमें से? A counter offer rekinds the original offer. Quotation of price is an offer. Acceptance to an offer is like lighted match to a train of a gunpowder. देखिए ये वाला जो है ना, ये किसी ने कहा है यहाँ पे कि एक्सेप्टेंस टू अ ऑफर इज लाइक लाइटेड मैच टू अ ट्रेन ऑफ अ गन पाउडर। इसका मतलब ये होता है व्हेन एन एक्सेप्टर एक्सेप्ट्स एन ऑफर, जब कोई एक्सेप्टर ऑफर को एक्सेप्ट करता है, इसको एक तरीके से कहा जाता है कि ये ट्रिगर करता है। क्या ट्रिगर करता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रॉमिस। कोई भी एक्सेप्टर ऑफर्स करता है या ट्रिगर्स करता है तो ये क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रॉमिस और सप्लीमेंट्री फ्यू अदर्स एलिमेंट्स लाइक सप्लीमेंट्री होता है बिकम्स एग्रीमेंट। ओके, एंड ऑन फोर्स बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट। जो फोर्स होता है इसमें वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। मीन्स व्हेन एन एक्सेप्टर एक्सेप्ट्स एन ऑफर इट triggers the formation of promise and supplemented by few other elements becomes an agreement and on force becomes a contract. वो force contract बन जाता है। तो acceptance to an offer is like lighted match to a train of gunpowder. Okay, so come to next one. The consideration should always move from the promisee or any other person, the promiser or any other person, the promisee only, the promiser। क्या होगा इसमें बताइए। देखिए कंसिडरेशन हमेशा होता है promisee और any other person के लिए। ओके, एक प्रोमिसर होता है, एक प्रोमिसी होता है, एक ऑफरर होता है, एक ऑफरी होता है, पता ही है पार्टी। ओके, सो नो डाउट। कम टू नेक्स्ट वन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 फॉर एन अमाउंट पुट एट स्टेक इन हॉर्स रेसिंग टू बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, द विनिंग अमाउंट शुड बी एटलीस्ट 500 रुपीज और अपवर्ड्स, 500 रुपीज और अपवर्ड्स। ओके, कम टू नेक्स्ट वन। अ कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी रुपीज 1000, okay, sorry 10,000 if B horse is burnt। दिस इज क्या है कि मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो रहा है जहाँ पे ए कॉन्ट्रैक्ट किया बी को पे करने के लिए 10,000 रुपये, जहाँ पे कि बी का उसका जो हाउस है वो कोई जला दिया जाए। ओके, हाउस है उसका घर है कोई जला दे, तो इसके लिए है। एन इमोरल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा इमोरल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, इलीगल चीज़ों में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है ऐसी चीज़ों में। ए फॉर अ नेचुरल लव एंड अफेक्शन प्रोमिसेस टू गिव हिज सन बी। ए एक नेचुरल लव एंड अफेक्शन में क्या होता है, अपने सन को प्रॉमिस करता है कि वो 1,000 रुपये अपने सन को देगा। तो क्या होगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड इनफोर्सिएबल, अवॉइड एग्रीमेंट फॉर द वांट ऑफ सीरियसनेस ऑफ द पार्टीज, नो नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू non-fulfillment of the technical requirement of the relevant provisions of the Contract Act, avoidable contract at age option। which one of the following is correct? बताइए 41 का ये हो जाएगा, 41 का हो जाएगा not a contract due to non-fulfillment of the technical requirement of the। देखिए अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की जो भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल यहाँ पे नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन में कोई प्रॉमिस कर दिया, कोई बाप ने अपने बेटे को प्रॉमिस कर दिया कि तुम 10th पास कर जाओगे तो इतने रुपये दूंगा, तो ये ऐसे केस नहीं होता है। ऐसे केस क्या होता है कि ये इनिशियल इंटेंशन ही नहीं था कि ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो। तो ये एक तरीके से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का जो एसेंशियल्स है बेसिकली इसके कॉन्ट्रैक्ट के इंग्रेडिएंट्स को पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। कम टू नेक्स्ट वन। ए एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी। ए क्या करता है? बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है टू बाय हिज कलर टीवी। ओके, प्रोवाइडेड हिज ऑब्टेन बैंक लोन, सो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज टू एक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। पढ़ा होगा आपने कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 31 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके,
सेक्शन 31 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, सो एक्ट टू डू नॉट टू डू समथिंग पता ही है, ये क्या हो जाएगा 42 का कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कम टू नेक्स्ट वन, ए प्रोमिसेज फॉर नो कंसिडरेशन टू गिव बी ₹1000. दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल, वाइड, इनफोर्सेबल, नॉट बीइंग इन राइटिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? वाइड हो जाएगा। ए प्रॉमिस किया बिना कोई कंसिडरेशन का बी को देने के लिए, क्या 1000 रुपये दे रहा, सो ये तो वाइडेबल हो, क्या हो वाइड होगा, हाँ 43 वाइड होगा, हाँ वाइड लगाना है इसमें आप। कम टू नेक्स्ट वन, अ मदर ऑज ₹10,000, सॉरी 1000, बार बार 1000 को 10,000 बोल रहा हूँ, 10,000 को 1000 बोल दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। अ मदर ऑज ₹1000 टू हर डॉटर। अब यहाँ पे क्या है कि माँ है जो कि अपनी डॉटर यानी कि बेटी से 1000 रुपये मांगती है। ओके, अ मदर ऑज ₹1000 टू हर डॉटर बट दिस डेप्ट हैज़ बिकम बार्ड बाय लिमिटेशन एक्ट, सो द मदर साइंस रिटन प्रॉमिस टू पे ₹3000 ऑन अकाउंट ऑफ डेप्थ। अब इसने क्या, लिमिट वार्ड विद लिमिटेशन एक्ट है, अब उसने प्रॉमिस कर रखा है, मदर ने अपनी मतलब माँ ने अपनी बेटी के साथ ये प्रॉमिस कर रखा है, रिटन प्रॉमिस कर रखा है और साइन भी कर रखा है कि अगर डेप्थ हुआ तो तुम्हें 3000 रुपये दूंगी मैं। सो इस केस में क्या होगा बताइए, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? So this is enforceable against the mother because such promise is a valid and binding under Indian Contract Act. So option 4 जो है D है ये correct है according to this statement जो भी यहाँ पे बात कही गई है। Alright, come to next one. A change of nature of obligation of contract is known as, what is, क्या है? Have you ever heard about the novation? Novation क्या होता है? डॉक्ट्राइन ऑफ नोवेशन मीन्स होता है डॉक्ट्राइन ऑफ नोवेशन, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट में। डॉक्ट्राइन ऑफ नोवेशन इज अ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय एन एग्रीमेंट, कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाए ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो इस कॉन्ट्रैक्ट को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, बाद में अपग्रेड किया जा सकता है। इसको सिंपल भाषा में समझे लाइक अ डिस्चार्ज फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट बाय एग्रीमेंट। ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज कर गया तो ये ब्रीच हो गया ऐसा कुछ। तो यहाँ पे क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट विथ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स कोई ए और बी के बीच में ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है, इसको हो सकता है इसमें कुछ अपग्रेड करके सब्स्टिट्यूट कर दे न्यू से। ओके, मीन्स सब्स्टिट्यूशन ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट विथ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर। कम टू नेक्स्ट वन, आते हैं 46 पे। ओके, consider the following statements. A minor fraudulently misrepresenting his age is stopped from denying the truth of this statement. No. स्टॉपेल क्या होता है? एविडेंस एक्ट में भी पढ़ा होगा, इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 115 से 117 के बीच में स्टॉपेल इसमें बात किया गया है। स्टॉपेल स्पेसिफिकली अ डॉक्ट्राइन इन द कॉन्ट्रैक्ट लॉ विच इन्फोर्सेज अ प्रॉमिस वेदर एग्जीक्यूटेड और नॉट। ओके, अ डॉक्ट्राइन इन विच in the contract, a doctrine in the contract law which enforces a promise whether executed or not, कि execute हो रहा है नहीं हो रहा है। सो ओके, सो अभी इसके बारे में एक चीज़ देखते हैं कि क्या है नहीं है। सो हेयर ऑप्शन ए बी सी डी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? यहाँ पे देखिए, माइनर फ्रॉडेंटली मिसरिप्रेजेंटिंग हिज एज सो इज नॉट स्टॉपेल फ्रॉम डिनाइंग द ट्रूथ ऑफ हिज स्टेटमेंट, and third one is estoppel does not operate to render a statute ineffective and so minor's contract is always void. Okay, A है, as you know law creates, जो contract law creates this obligation to maintain justice and fairness between the parties. Okay, justice and fairness between the parties, main चीज़ यही है। सो द डॉक्ट्राइन इन अ कॉन्ट्रैक्ट लॉ विच इन्फोर्स अ प्रॉमिस वेदर एग्जीक्यूटेड और नॉट, कि कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, एग्जीक्यूट क्या रहा है, यहाँ पे कर रहा है माइनर फ्रॉडेंटली मिसरिप्रेजेंटिंग हिज एज इज नॉट स्टॉपेल फ्रॉम डिनाइंग द ट्रूथ ऑफ हिज स्टेटमेंट एंड स्टॉपेल डज नॉट ऑपरेट टू रेंडर अ स्टेट्यूट इफेक्टिव एंड सो माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज वाइड। सही चीज़ बोल रहा। ओके, तो 46 का हो जाएगा ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार पढ़िएगा जरूर। Threatening to commit certain acts forbidden by Indian Penal Code (IPC), Indian Penal Code (IPC) to induce a person to enter into a contract associated with undue influence, coercion। देखिए, जैसे ही थ्रेटनिंग का यहाँ पे बात आ गया
whenever we talk about threatening, physical threat अगर involve है, if there is the involvement of physical threat, तो undue influence तो होगा नहीं. undue influence तो जैसे मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन हो गया कि सर्वेंट से कोई चीज़ मांगने के लिए उसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसके ऊपर प्रभाव डाल रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि ये मैनिपुलेशन टाइप का हो गया. लेकिन कोअर्जन की जब कभी ये बात करते हैं, कोअर्जन इज डिफरेंट थिंग. यहाँ पे फिजिकल थ्रेट होता है कहीं ना कहीं, तो 47 का क्या हो जाएगा, कोअर्जन हो जाएगा. अभी तो बताया था कि फ्री कंसेंट एक बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट है, एसेंस है कॉन्ट्रैक्ट का, जो कि सेक्शन 14 में बताया गया है. और उसी में जो कोअर्जन है सेक्शन 14 के पहला नंबर में बताया गया, 1 to 5 तक जो चीज़ें बताई गई है ना, कंसेंट क्या नहीं है, उसमें नंबर 1 में कोअर्जन बताया गया है, जो कि सेक्शन और बाद में सेक्शन 15 में कोअर्जन को डिफाइन किया गया है. कोअर्जन होता क्या है, मीन कोअर्जन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड. ओके, सो कम टू नेक्स्ट वन. ऑल राइट, इन ऑर्डर टू रेंडर अ कॉन्ट्रैक्ट वाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस्टेक मे बी, मिस्टेक ऑफ फैक्ट नॉट ऑफ लॉ. पढ़ा ही होगा आपने, आईपीसी में भी इसको पढ़ा है. ओके, मिस्टेक ऑफ फैक्ट नॉट ऑफ लॉ, तो 48 का सी हो जाएगा, देखने से ही लग रहा है. कम टू 49, कंसिडरेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड एज, कंसिडरेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड एज, क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए. सम बेनिफिट और प्रॉफिट टू वन पर्सन, सम लॉस और डेट्रीमेंट टू द प्रॉमिस सफर्ड इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस, फुलफिलमेंट और प्रॉमिस ऑफ सम कंडीशन बाय द प्रॉमिसी. या देखिए, प्रॉमिसर ए हो गया, प्रॉमिसी ये हो गया, बी हो गया. तो जाहिर सी बात है, ए कोई चीज बी को दे रहा है तो बी भी इसके एवज में कुछ ना कुछ तो दे रहा है, समथिंग फॉर समथिंग. जाहिर सी बात है, कंसिडरेशन मतलब होता है ये समथिंग फॉर समथिंग. ओके, सो नथिंग फॉर नथिंग एंड समथिंग फॉर समथिंग. तो समथिंग फॉर समथिंग ही आप अभी याद रखिएगा कि कुछ चीज के लिए कुछ चीज दे रहा है वो. ओके, सो इसका हो जाएगा सी, फुलफिलमेंट और परफॉर्मेंस ऑफ सम कंडीशन बाय द प्रॉमिसी. तो 49 का ये हो जाएगा. कम टू नेक्स्ट वन, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड एक्सेप्ट इन केस ऑफ कंपेंसेशन फॉर. अब यहाँ पे कह रहा है एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन का वाइड हो जाएगा, एक्सेप्ट इन केस ऑफ कंपेंसेशन. क्या होगा ये बताइए 50 का. वॉलेंटरली सर्विस रेंडर्ड फॉर द प्रोमिसर, वॉलेंटरली सर्विस रेंडर्ड फॉर द प्रोमिसर केस में एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड एक्सेप्ट इन अ केस ऑफ कंपनसेशन फॉर वॉलेंटरली सर्विसेज रेंडर्ड फॉर द प्रोमिसर. ओके, रीएम्बर्समेंट वगैरह डिस्कस करेंगे बाद में नेक्स्ट लेक्चर में, इससे रिगार्डिंग भी एमसीक्यूज आएगा. कम टू नेक्स्ट वन, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस द परफॉर्मेंस ऑफ विच डिपेंड्स अपॉन अ फ्यूचर इवेंट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट. जब कभी फ्यूचर इवेंट का जब कभी बात करेगा तो ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. सेक्शन 31 आप देखिएगा आईसीए का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का. ओके, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट. ओके, कम टू नेक्स्ट वन, इन केस ऑफ एन ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच ऑफ विच इज लीगल एंड अदर इज इलीगल. ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच क्या है, लीगल है और दूसरा इलीगल है, एंड अदर ब्रांच इज इलीगल. Both branches will be enforceable. The legal branch alone can be enforced. No branch is enforceable. None of the above. क्या हो जाएगा बताइए. The legal branch alone can be enforced. Okay. I think this is correct. देख लीजिएगा एक बार. The stranger to a contract. The stranger to a contract can never sue upon the terms of the contract. Can always sue upon the terms of the contract. Can sue only when the contract has made for the benefit and charge upon a specific property is created for this purpose. Purpose के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे. Okay. Can sue, can not sue. देखिए can sue only, जो C है वो लग रहा है क्योंकि C में बोल रहा है can sue only when the contract has been made for the benefit and charge upon the specific property. Okay, a specific property created. वैसे तो स्ट्रेंजर के साथ कॉन्टैक्ट होता ही नहीं है, वैलिड कॉन्टैक्ट नहीं होता है वो किसी थर्ड पार्टी के साथ. सो ए एंड बी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. ए और बी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में आता है. ए एंड बी एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट और अ कॉन्ट्रैक्ट, बट द कंसिडरेशन फॉर एज प्रॉमिस हैज बीन पेड बाय सी. ए और बी कॉन्ट्रैक्ट में आता है, पर यहाँ पे क्या है कि बीएच के बिहाफ में
यानी कि ए प्रॉमिस हैज़ बीन पेड बाय सी ऑन बिहाफ ऑफ बी, बी का जो कंसिडरेशन है वो कौन देता है, सॉरी यहाँ पे ए और बी कॉन्ट्रैक्ट में आता है, बट द कंसिडरेशन फॉर ए इज प्रॉमिस, जो ए का प्रॉमिस होता है कंसिडरेशन क्या होता है, बी के द्वारा ना दिया जाकर सी के द्वारा दिया जाता है ए को। ओके, सो सी इज नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज वॉट, सी यहाँ पे पार्टी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, तो क्या वैलिड होगा बताइए। अब वैलिड एंड इनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट है ये, वैलिड एंड इनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन है वो दे रहा है, इसके बिहाफ में दे रहा है, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। ऑल राइट, कम टू नेक्स्ट। द प्रिंसिपल दैट नो वन शैल बी अलाउड टू enrich himself at the expenses of another is known as क्वांटम मेरिट, नंदुम पैक्टम, जो भी है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्वांटम वेलवेंट, क्या होगा ये, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अ प्रिंसिपल है दैट नो वन शैल बी अलाउड टू enrich himself at the expenses of another is known as, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अभी तो उसमें डिस्कस कर रहा था स्टॉपेल वाले में भी। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा होता है कि देखिए कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मल तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल डेट नो वन शैल बी अलाउड टू enrich himself एट द एक्सपेंसेस ऑफ अनदर नॉलेज। अब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के बारे में आप जानते ही होंगे, हालांकि इस क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि लॉ क्रिएट्स ऑब्लिगेशन टू मेंटेन जस्टिस एंड फेयरनेस बिटवीन द पार्टीज। Okay, so I think this is clear. Come to next one. A, B and C jointly promised to pay D a sum of rupees. Jointly promise किया कि 3,000 रुपये देगा, किसको, D को। A and B are untraceable. Is C liable to pay? C liable है, जाहिर सी बात है, liable है, सी इज लाइबल टू पे डी इन फुल, जाहिर सी बात है। कम टू नेक्स्ट वन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का करेक्टरिस्टिक नहीं है, कौन सा इनमें से नहीं है बताइए। परफॉर्मेंस डिपेंड्स अपॉन अ फ्यूचर इवेंट्स, या सही बात है, 31 आप पढ़िएगा जरूर, सेक्शन ICA का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। ओके, द इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन होना चाहिए, एक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, वही है ना कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, देख लेना आप एक बार। द इवेंट मस्ट बी कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट, सो देयर मस्ट बी रेसिप्रोकल प्रॉमिस। नो, रेसिप्रोकल प्रॉमिस इज डिफरेंट थिंग। व्हेन वी टॉक अबाउट रेसिप्रोकल प्रॉमिस, like example, I am putting an example like when you go to a shop, remember when you go to the shop, the shopkeeper agree to give you the product in exchange for money. सपोज कि उसके पास एक्सचेंज मनी है, मान लिया जाए 2-3 रुपये एक्सचेंज में, उसके जगह पे उसने आपको टॉफ़ी दे दी है, चॉकलेट दे दी है 5 रुपये की जगह पे, तो वो चीज़ रेसिप्रोकल प्रॉमिस का एक एग्जांपल हो जाता है। तो यहाँ पे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि एक करेक्टरिस्टिक है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का। ये तीनों कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है, पर ये डी नहीं बात करता है इसके बारे में। कम टू नेक्स्ट वन। देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू को बिडोज दैट इफ एनी of them remarries, she would forfeit her right to her share in deceased husband property. So the agreement is void. क्या हो जाएगा? Valid. Agreement valid होगा। इसको देख लीजिएगा एक बार, जरूर पढ़िए अब पॉज करके। A supplies B a lunatic with necessaries suitable to his condition in life, whether A is entitled to reimbursement for the property of B or not. Reimbursement है या नहीं है यहाँ पे? यस, ये भी वैलिड होगा ना, हाँ वैलिड ही होगा, मुझे लगा गलत है। कम टू नेक्स्ट वन। द प्लेंटिफ बिल्ड अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एट द ऑर्डर ऑफ द कलेक्टर। प्लेंटिफ क्या करता है, ये आपने कॉन्ट्रैक्ट में एग्जांपल पढ़ा होगा। प्लेंटिफ बिल्ड अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाता है, प्लेंटिफ बनाता है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इन ऑर्डर ऑफ अ कलेक्टर के ऑर्डर से। ओके, द शॉप कैन ओनली बी ऑक्यूपाइड बाय द डिफेंडेंट। शॉप केवल डिफेंडेंट के द्वारा ऑक्यूपाई किया जा सकता है इन कंसिडरेशन ऑफ द प्लेंटिफ हैविंग एक्सपेंडेड मनी इन द कंस्ट्रक्शन, प्रोमिसेस टू पे हिम कमीशन ऑन आर्टिकल सोल्ड बाय देम। अब प्लेंटिफ ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया और इसमें क्या है कि जो
इसके सारी चीज़ें जो ऑक्यूपाई किया गया है शॉप का, शॉप कैन ओनली बी ऑक्यूपाइड बाय द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट कोई दूसरा व्यक्ति है, प्लेंटिफ दूसरा व्यक्ति है। अब इसको कुछ मिला नहीं, उस पर प्रॉमिस किया था कंस्ट्रक्शन के टाइम में कि कमीशन देगा, जो भी आर्टिकल इसमें बेचा जाएगा, जो भी चीज़ें हैं उसमें से कमीशन आपको मिलेगा। आफ्टर सम टाइम द डिफेंडर रिफ्यूज टू पे दैट कमीशन टू दैट पार्टिकुलर, जो प्लेंटिफ है XYZ कोई भी हो सकता है, उसको रिफ्यूज कर दिया पे करने से। तो यहाँ पे क्या है, देखिए सबसे पहले बात है कि यहाँ पे जो प्लेंटिफ जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया, किसके ऑर्डर पे बनाया? ये कलेक्टर के ऑर्डर पे बनाया। जाहिर सी बात है ये कोई पार्टी है नहीं और ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं था। सो अकॉर्डिंग टू दिस इसका आंसर हो जाएगा प्लेंटिफ कैन नॉट सू फॉर द कंसिडरेशन एज हिज एक्ट वॉज द रिजल्ट नॉट ऑफ द प्रॉमिस बट ऑफ द कलेक्टर्स ऑर्डर। एज आई सेड बिफोर, इट इज़ अबाउट ऑल अबाउट द कलेक्टर्स ऑर्डर। ओके, सो आंसर बी हो जाएगा इसका। सो थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।